नमस्कार दोस्तों। अगर आप अच्छी इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो आपको इस बात की भी जानकारी होनी चाहिए कि अंग्रेजी के कौन कौन से शब्द अपना अर्थ बदल देते हैं। तो आज इसी क्रम में जो मैंने पहला शब्द लिया है वो शब्द है हमारा वर्क। तो आइए जाने हमारे डिक्शनरी में इसके क्या क्या माने दिए हुए हैं। तो हमारी डिक्शनरी में इसके 3 माने दिखाई देते हैं। हमारा पहला है कामकाज, कार्य, काम, और दूसरा है कारखाना, और तीसरा है रचना। आखिर अब समस्या ये है कि इस शब्द की पहचान कैसे करी जाए कि यहाँ पर इसका अर्थ कामकाज होगा या कारखाना होगा या रचना होगा। तो आइए हम एक एक शब्द को लेते हैं और उसकी पहचान करना सीखते हैं। तो पहले वर्क का अर्थ कामकाज, कार्य या काम कब होगा, इस कॉन्सेप्ट को समझ लिया जाए। तो याद रखिएगा कि वर्क का अर्थ कामकाज या कार्य कब होगा। इसका एक छोटा सा नियम है कि जब भी हम वर्क का अर्थ कामकाज, कार्य या काम के रूप में लेते हैं तो ना कभी इसके पहले आर्टिकल ए का प्रयोग होगा और ना ही कभी इसका बहुवचन बनेगा। ना ही कभी यानी ए वर्क हो सकता है और ना ही कभी वर्क्स हो सकता है। अगर ऐसा लिखा हुआ है तो आप ये समझ लीजिए कि यहाँ पर इसका अर्थ कामकाज, कार्य या काम नहीं है। आइए इसे कुछ एग्जाम्पल से हम समझें। यहाँ पर मैंने पहला एक एग्जाम्पल लिया है कि एक काम, आखिर इसका अनुवाद कैसे किया जाए। अगर हम इसका अनुवाद ए वर्क कर देते हैं तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि मैंने आपको भी कॉन्सेप्ट बताया कि अगर काम काज का अर्थ अगर हम वर्क ले रहे हैं तो उसके पहले किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। यहाँ पर वर्क के पहले ए दिया हुआ है, इसलिए ये गलत हो गया। आखिर फिर सही कैसे लिखा जाए, तो इसके लिए आप इसे ए पीस ऑफ वर्क लिख सकते हैं, तब जाके ये सही होगा। इसी तरीके से अगर इसका हम बहुवचन के रूप में लें, कामों, इसका अनुवाद करें, अगर हम इसको वर्क कर देते हैं तो भी गलत हो जाएगा, क्योंकि मैंने भी आपको कॉन्सेप्ट बताया कि वर्क का बहुवचन नहीं बनेगा अगर उसका अर्थ कामकाज, कार्य या काम है। तो आखिर इसको लिखा कैसे जाए। जैसे अभी आपने देखा कि मैंने एक काम को ए पीस ऑफ वर्क लिखा था, अब यहाँ पर बहुवचन के रूप में हम इसे पीसेस ऑफ वर्क लिख सकते हैं। याद रखिएगा मैंने यहाँ पर वर्क के साथ कोई भी छेड़छाड़ नहीं करी, ना ही मैंने उसका बहुवचन बनाया है, ना ही ठीक उसके पहले किसी आर्टिकल्स का प्रयोग किया है, तब जाके ये सही हुआ है। आइए कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं। जैसे कुछ काम, यहाँ पर अगर हम सम वर्क्स कर दें तो गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मैंने वर्क का बहुवचन वर्क्स बना दिया है, और मैंने आपको फिर वही कॉन्सेप्ट आपके सामने दोहरा रहा हूं कि कामकाज के अर्थ में ना वर्क का बहुवचन बनेगा, ना ही उसके ठीक पहले किसी आर्टिकल्स का प्रयोग होगा। तो ये यहाँ पर गलत है। आखिर इसको लिखा कैसे जाए, तो इसे हम सम पीसेस ऑफ वर्क लिख सकते हैं। इसी तरीके से अगला एग्जाम्पल देखते हैं। बहुत से काम, यहाँ पर बहुत का अर्थ मैनी भी होता है, और अगर आप से कहा जाए कि ना जाने कितने, तो भी इसका अर्थ मैनी ही होगा। अब इसका अगर अनुवाद करते हैं तो मैनी वर्क, ये गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे वर्क का बहुवचन बन गया है। अब इसे लिखा कैसे जाए, तो ये होगा हमारा मैनी पीसेस ऑफ वर्क, तब जाके ये सही होगा। आइए अब कुछ सेंटेंसेस लेते हैं और उसको अनुवाद करते हैं। मुझे एक काम करना है, अगर हम इसका अनुवाद इस तरीके से कर दें, आई हैव टू डू ए वर्क, या आई हैव टू डू वन वर्क, या आई हैव टू डू ए पीस ऑफ वर्क। अब आपसे पूछा जाए कि इसमें से कौन सा गलत है। दोस्तों, अगर आप किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आपके सामने एरर फाइंडिंग्स के रूप में बहुत सारे ऐसे ही सेंटेंसेस दिए जाते हैं जिनकी हमको पहचान करनी होती है कि वो कौन सा हिस्सा या पार्ट उसका गलत है। तो ये वीडियो आपको उन चीजों में भी बहुत सहायता देगा। अब यहाँ पर अगर देखें, आई हैव टू डू ए वर्क,
यहाँ पर वर्क के ठीक पहले ए लगा हुआ है, इसका मतलब ये तो गलत है, क्योंकि काम के सेंस में वर्क के पहले किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। इसी तरीके से आई हैव टू डू वन वर्क, याद रखिएगा काम के सेंस में जो वर्क शब्द है उसे अनकाउंटेबल माना जाता है, यानी उसका कोई भी ना बहुवचन बनेगा, ना ही उसके ठीक पहले कोई गिनती आएगी। यहाँ पर वन वर्क दिया है, इसलिए ये भी गलत है। अब इसे सही तरीका क्या है, आई हैव टू डू ए पीस ऑफ वर्क, ये हमारा सही है। इसी तरीके से अगला सेंटेंस लेते हैं, मुझे कामों को करना है। अगर हम इसका अनुवाद इस तरीके से करें, आई हैव टू डू वर्क्स, तो ये गलत हो जाएगा पहला हिस्सा, क्योंकि वर्क्स का बहुवचन बना दिया गया है, ये तो गलत हुआ। आई हैव टू डू पीसेस ऑफ वर्क, ये हिस्सा सही है, क्योंकि वर्क के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करी गई है। मैंने कुछ पहले छोटे शब्दों को आपको करके बताया था, वहां पर मैंने पीस शब्द का प्रयोग करा था, तो ये हिस्सा सही हुआ। इसी तरीके से आइए एक सेंटेंस और ले लेते हैं, मुझे काम बहुत से कामों को करना है। अगर इसका अनुवाद इस तरीके से करा जाए, आई हैव टू डू मैनी वर्क्स, फिर एक अनुवाद मैंने ये किया है, आई हैव टू डू मैनी पीसेस ऑफ वर्क। तो पहला हिस्सा तो गलत है, क्योंकि वर्क का बहुवचन बन गया है, मैनी वर्क्स लिखा हुआ है, यानी ये हिस्सा गलत है, यानी ये सेंटेंस हमारा पूरी तरीके से गलत हो गया। आई हैव टू डू मैनी पीसेस ऑफ वर्क, यहाँ पे वर्क के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करी गई है और पीस शब्द का प्रयोग करा गया है, इसलिए ये हिस्सा सही है। इसी तरीके से आइए चौथा एक सेंटेंस लेते हैं, मुझे कुछ कामों को करना है। अब यहाँ पर इतनी पहचान तो आप सीख ही गए हैं कि आई हैव टू डू सम वर्क्स, यानी वर्क का बहुवचन है, तो ये तो गलत है। फिर इसी तरीके से आई हैव टू डू सम पीसेस ऑफ वर्क, यहाँ पर वर्क के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करी गई है, इसका मतलब ये पूरी तरीके से ठीक है। आइए अब तक हमने ये सीख लिया कि वर्क का अर्थ काम काज होगा, तो हमको किन किन नियमों का पालन करना है। आइए अब देखते हैं कि वर्क का अर्थ कारखाना कब होगा। तो आइए इस कॉन्सेप्ट को समझ लिया जाए। तो याद रखिए कि वर्क का अर्थ कारखाना अगर ले रहे हैं, तो उस सेंस में जो वर्क शब्द है उसे हमेशा काउंटेबल के रूप में रखा जाएगा, यानी उसके ठीक पहले हम ए एन का भी प्रयोग कर सकते हैं और उसका बहुवचन भी बना सकते हैं। लेकिन शर्त यह है कि जिस चीज का कारखाना है, यानी जो भी सामग्री वहां बनती है, हमको उसको उस फॉर्मेट में लिखना पड़ेगा। सबसे पहले आर्टिकल्स ए एन डी का प्रयोग करना पड़ेगा, फिर जिस चीज का कारखाना है उस सामग्री का नाम लिखना पड़ेगा, फिर वर्क लिखना पड़ेगा। तो इस सेंस में यहाँ पर वर्क का अर्थ कारखाना होगा। अब यहाँ पर ए एन और दा कैसे लगाएं, अगर आपने आर्टिकल्स नहीं पढ़े हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर आर्टिकल्स के वीडियो देख सकते हैं, वहां पर आपको सारी बातें समझ आ जाएंगी। लेकिन यहाँ पर छोटा सा कॉन्सेप्ट मैं आपके सामने क्लियर कर देता हूँ कि अगर हमको किसी चीज की पहचान बहुत अच्छे से मालूम है, उस चीज को बहुत अच्छे से जानते हैं, तो हमेशा उस चीज के पहले दा लगाते हैं। अगर पहचान नहीं मालूम है तो फिर हम ए एन का प्रयोग करते हैं। इसी तरीके से अगर बहुवचन के रूप में है तो जिस चीज का कारखाना है उस सामग्री का नाम लिख देंगे और फिर हम वर्क्स यानी इसका बहुवचन बना देंगे। आइए बस इसी कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए आइए कुछ एग्जांपल्स को हल कर लेते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर कुछ सेंटेंसेस शब्द लिए हैं, स्टील कारखाना, स्टील कारखाने, 2 स्टील कारखाने, कुछ स्टील कारखाने, ना जाने कितने स्टील कारखाने। आइए अब इनका अनुवाद करते हैं। यहाँ पर स्टील कारखाना, एक कारखाने की बात करी जा रही जो कि किसका है, स्टील का। अब यहाँ पर हमको इस बात पे गौर करना है कि कारखाने को हम जानते हैं तो अनुवाद कैसे करेंगे और नहीं जानते हैं तो अनुवाद कैसे करेंगे। यहाँ पर अगर आप देखें स्टील कारखाना, तो फॉर्मेट के हिसाब से सबसे पहले हमको आर्टिकल्स लिखना चाहिए, फिर जिस चीज का कारखाना है उस सामग्री का नाम लिखना चाहिए, फिर कारखाना लिख देना चाहिए। कारखाने का अर्थ एक है तो वर्क लिखेंगे, बहुत सारे हैं तो वर्क्स लिखेंगे। अब यहाँ पर इसका मतलब हुआ कि पहले सेंटेंस का जो अनुवाद हो सकता है वो कैसे हो सकता है, ए स्टील वर्क। इसी तरीके से अनुवाद क्या हो सकता है, द स्टील वर्क। अब दोनों का अंतर आप समझ गए होंगे। ए स्टील वर्क का मतलब है कि हम कारखाने को जानते नहीं है, बस उसके बारे में सुना है। लेकिन द स्टील वर्क का मतलब है कि उस कारखाने को हम भली भांति जानते हैं कि कहाँ है,
किसका है, यानी पूरी जानकारी है, इसलिए दा लगाया गया है। इसी तरीके से स्टील कारखाने, यहाँ पर क्या करेंगे हम, स्टील वर्क्स कर देंगे, बहुवचन बना देंगे। इसी तरीके से तीसरा, 2 स्टील कारखाने यानी 2 स्टील वर्क्स हो जाएगा। कुछ स्टील कारखाने यानी सम स्टील वर्क्स हो जाएगा। इसी तरीके से न जाने कितने स्टील कारखाने, अभी मैंने आपको न जाने कितने का मीनिंग मैंने बताया था, तो आइए उसी ढंग से कर लेते हैं इसे, यानी क्या हो जाएगा, मैनी स्टील वर्क्स। आइए अब इसे कुछ सेंटेंसेस के रूप में लेते हैं। जैसे कानपुर में चमड़े का कारखाना बंद कर दिया गया है। यहाँ पर एक कारखाने की बात करी जा रही है, तो क्या हो जाना चाहिए हमारे पास, ए या दा दोनों में से किसी एक का प्रयोग करेंगे। वही बात है कि अगर चमड़े के कारखाने को जानते हैं तो दा लगाएंगे, नहीं जानते हैं तो ए का प्रयोग करेंगे। यानी ए लेदर वर्क भी हो सकता है, द लेदर वर्क भी हो सकता है। अब क्या है, बंद कर दिया गया है तो हैज बीन क्लोज्ड इन कानपुर। इसी तरीके से कानपुर में कुछ चमड़े के कारखाने बंद कर दिए गए हैं, तो क्या होना चाहिए, सम लेदर वर्क्स हैव बीन क्लोज्ड इन कानपुर। इसी तरीके से कानपुर में 3 चमड़े के कारखाने बंद कर दिए गए हैं, यानी 3 लेदर वर्क्स हैव बीन क्लोज्ड इन कानपुर। आइए चौथा देख लेते हैं, कानपुर में न जाने कितने चमड़े के कारखाने बंद कर दिए गए हैं, तो क्या हो जाएगा, मैनी लेदर वर्क्स हैव बीन क्लोज्ड इन कानपुर। तो मैं उम्मीद करता हूं अब तक आप अच्छे से इस बात को समझ गए होंगे कि वर्क का अर्थ किस सेंस में कारखाना होगा और किस सेंस में काम या कामकाज या कार्य होगा। आइए अब आखिरी बात समझ लेते हैं कि वर्क का अर्थ कब रचना के रूप में लिया जाएगा, तो उसका कॉन्सेप्ट क्या है। तो याद रखिएगा, इसका जो कॉन्सेप्ट है कि अगर आप वर्क का अर्थ रचना ले रहे हैं तो उस कंडीशन में वर्क के ठीक बाद ऑफ आएगा और इसके बाद उस कवि का नाम आएगा। और ए और दा का हम प्रयोग यहाँ पर इसलिए कर रहे हैं कि अगर यहाँ पर कविता को जानते हैं, उसकी कवि की रचना को जानते हैं, तो फिर हम दा का प्रयोग करेंगे। अगर कवि की कविता या रचना को नहीं जानते हैं तो फिर हम ए का प्रयोग करेंगे। अब इसी तरीके से बहुत सारी कविताओं के बारे में बात करी जाए तो द वर्स ऑफ, फिर कवि का नाम लिख देंगे। इसी कॉन्सेप्ट को याद रखना है, यानी हमको ये बात समझ आ गई है कि जब कामकाज होता है तो उस कंडीशन में वर्क को अनकाउंटेबल मानते हैं और बाकी सभी जगह इसको काउंटेबल मान लिया जाता है, यानी उसका बहुवचन भी बनाया जा सकता है, उसके ठीक पहले आर्टिकल्स का प्रयोग भी करा जा सकता है। आइए कुछ एग्जाम्पल्स को देख लेते हैं। अब जैसे गोपाल दास नीरज की रचना, यहाँ पर एक रचना की बात हो रही है। अब इसका अगर अनुवाद करें हम, ए वर्क ऑफ गोपाल दास नीरज, उसी सेंस में लिखा गया है जो मैंने अभी आपको कॉन्सेप्ट बताया था। इसी तरीके से द वर्क ऑफ गोपाल दास नीरज। इसी तरीके से अगला देख लेते हैं, गोपाल दास नीरज की 2 रचनाएं यानी 2 वर्क्स ऑफ गोपाल दास नीरज। तो इस कॉन्सेप्ट को याद रखना है कि वर्क के बाद ऑफ आएगा, ऑफ के बाद किसी व्यक्ति का नाम आए तो इसका मतलब होता है कि वर्क का अर्थ यहाँ पर रचनाएं हैं। इसी तरीके से गोपाल दास नीरज की कुछ रचनाएं यानी सम वर्क्स ऑफ गोपाल दास नीरज। चौथा देख लेते हैं, गोपाल दास नीरज की न जाने कितनी रचनाएं यानी मैनी वर्क्स ऑफ गोपाल दास नीरज। दोस्तों, अगर मैं समझता हूं कि आपको ये वीडियो आपके लिए लाभदायक है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ इसको शेयर करना ना भूलें। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपके लिए लाभदायक है, आगामी परीक्षाओं में आपको लाभ पहुंचाएगा, तो इसे लाइक करना ना भूलें, फॉलो करें। अगर आपके पास कोई सुझाव है तो कमेंट करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि जितने भी मेरे लेटेस्ट वीडियो हैं आप तक आसानी से पहुंच जाएं। साथ ही साथ अब मुझसे आप व्हाट्सएप से जुड़ सकते हैं और फेसबुक से भी जुड़ सकते हैं।